नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे एक और चैप्टर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो मॉड्यूल के हिसाब से बहुत लेंदी पार्ट है, इसलिए वीडियो के पर्पज से हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला कैपिटल स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन और उसकी थ्योरीज, और दूसरा हमारा लेवरेजेस। आइए आज हम यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर और उसके इवैल्यूएशन के बारे में यहाँ पहले डिस्कस करेंगे। क्लियर? आइए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर मीनिंग की बात करूं तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है आपके कैपिटल का ब्रेकअप कैसा है, आपके कैपिटल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है और उनसे कितना कितना पैसा आप यहाँ पर लेकर के आए हैं। सिंपली कैपिटल के कॉन्स्टिट्यूशन को, कैपिटल के ब्रेकअप को, उनके अंदर दो चीज़ें हमारी इम्पॉर्टेंट आनी चाहिए कि हम किन किन सोर्सेज से पैसा लेकर के आए हैं और उनकी रिलेटिव क्वांटिटी कितनी है, उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर? आइए, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रेकअप ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ फर्म। एक फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। Clear? The capital employed consists of both the owner's capital and the debt capital provided by the lenders. यानी कि यहाँ पर सिर्फ ऑनर्स का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अकाउंटेंसी के अंदर हम जब भी रीड करते हैं तो कैपिटल का मतलब ऑनर कंट्रीब्यूटेड फंड कहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम थोड़ा सा वाइडर इस टर्म को यूज़ करते हैं। हमारा पैसा भी और लेंडर्स यानी कि जो भी बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म फंड इन्वेस्टेड है उस फंड को हम यहाँ पर कैपिटल कहते हैं। द फाइनेंसिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज सिग्निफिकेंट मैनेजरियल डिसीजन एज इट इन्फ्लुएंस द शेयर होल्डर्स रिटर्न एंड रिस्क। भैया ये डिसीज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये शेयर होल्डर की डायरेक्ट रिटर्न और रिस्क को यहाँ पर फोकस करता है। लास्ट वीडियो के बेसिस पर एक जनरल डाउट आया था कि भैया आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कम करवाते हैं। बिल्कुल, मैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कम करवाता हूँ, मेरा फोकस ज़्यादा थ्योरी पर रहता है और इसका मतलब लॉजिक एस्पेक्ट मेरी तरफ से सिर्फ इतना सा है कि अगर आप एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे तो वहाँ आपको 15 to 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे आउट ऑफ टोटल 60 क्वेश्चंस, और 20 क्वेश्चंस का भी अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो 12 से 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स पर प्रैक्टिस रखनी है, लेकिन थ्योरी पार्ट जो है उस पर हमारा कवरेज ज़्यादा होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स करें, लेकिन जितने मैं यहाँ करवा रहा हूँ और जितने आपके मॉड्यूल के अंदर गिवन है, या अगर आप स्कैनर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उतना सफिशिएंट आपके लिए रहेगा न्यूमेरिकल्स पर्पस से। ठीक है? और बात प्रैक्टिस वाली है तो प्रैक्टिस तो भैया जितनी करें उतनी कम है। तो प्रैक्टिस पार्ट पर अगर आपके पास समय अवेलेबल है तो ज़रूर कीजिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही ज़्यादा परफेक्शन की ओर आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर? वेटेज जो है, वेट देने की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं थ्योरी को 2 हिस्सा वेट दूंगा तो न्यूमेरिकल को सिर्फ 1 हिस्सा ही वेट मिलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आप न्यूमेरिकल्स को स्ट्रॉन्ग मैनर में समझेंगे उतना ही आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे, इसलिए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। क्लियर? आइए, तो इसलिए हम थ्योरी पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं बेटा। यहाँ हम दूसरा हिस्सा देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के जो टाइप्स है वो हमारे कौन कौन से। यहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर के टाइप का मतलब है कि हमने जो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिज़ाइन किया है वो कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके का हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर। हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर को कहते हैं जिनके अंदर डेट कंपोनेंट ज़ीरो होता है,
यानी कि यहाँ पर किसी तरीके का फाइनेंशियल लेवरेज नहीं होता, इसलिए रिटर्न के अंदर अप एंड डाउन फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगे। एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह रिटर्न्स शेयर होल्डर के चलेंगे, इसलिए हम इसे हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर? सिंपल हिस्सा है, आप इसे रीड कीजिएगा। नेक्स्ट इज वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर। ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर जिनके अंदर इक्विटी का अमाउंट होता है कम, जो सिर्फ फाउंडेशन की तरह काम कर रहा होता है, और डेट का हिस्सा अच्छा खासा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ये हाई फाइनेंशियल लेवरेज वाले कैपिटल स्ट्रक्चर हैं। ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर इसलिए बनाना पसंद करती है कंपनी क्योंकि डेट जो है वो कंपैरेटिवली सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। जब आप सस्ते सोर्स से पैसा अपने पास में लेकर के आ रहे हैं तो ऐसे केस के अंदर आपके यहाँ पर रिस्क भी इंक्रीज होगी। तो हाई रिस्क होता है लेकिन कॉस्ट एफिशिएंट होता है ये कैपिटल स्ट्रक्चर। भैया रिस्क आप उतनी ही लें जितनी आप टॉलरेट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज अबाउट पिरामिड शेप्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। पिरामिड शेप्ड कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये वो कैपिटल स्ट्रक्चर हैं जिनका शेप पिरामिड के जैसा है। पिरामिड शेप का मतलब ये है, हमने डायग्राम भी यूज करा है यहाँ पर, पिरामिड जैसा बना दिया, उसका बेस जो है वो इक्विटी रहेगा। यानी कि इन कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ज़्यादा हिस्सा इक्विटी का होता है और कम हिस्सा डेट का होता है। डेट कम रखने का यहाँ लॉजिक ये है, अगर किन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेट महंगा मिल रहा है इक्विटी के कंपैरिजन में, तो लोग इक्विटी से पैसा लाना पसंद करेंगे इन कंपैरिजन टू डेट। ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर जो है या ऐसी कंडीशंस जो है कि डेट हमें महंगा मिल रहा हो, ये किन्हीं किन्हीं कंपनियों के केसेस में ही होता है। ये वो लोग हैं जो रिस्क कंजर्वेटिव्स में या रिस्क अवर्स हैं, रिस्क लेना ही पसंद नहीं करते, तो इसलिए ज़्यादा पैसा ये कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? इक्विटी से लेकर के आ रहे हैं। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड पिरामिड शेप कैपिटल स्ट्रक्चर। मैंने उसी पिरामिड को उल्टा कर दिया। नाउ स्टिल बेस जो है कैपिटल पिरामिड का वो इन्वर्टेड होने के बाद इक्विटी हिस्सा है, तो इक्विटी हो गई हमारे पास कम और डेट का हिस्सा हो गया ज़्यादा। तो ये हमारे वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर के जैसे हैं जहां डेट बहुत सारा होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाती है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर यहाँ आपने ध्यान नहीं रखा तो फिर ये आपको निपटा भी सकते हैं, ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर है। क्लियर? नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस की। अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन की बात करूं तो भैया सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, ये आपके फर्म की स्ट्रैटेजी को रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी आपका बिजनेस करने का, फाइनेंसिंग करने का मैनर क्या है, आप क्या सोच कर के पैसा लेकर के आते हैं, ये आपकी कैपिटल स्ट्रैटेजी के अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि अगर हम एक फास्ट स्पीड से ग्रोथ चाहते हैं तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर डेट इंक्लूसिव दिखाई देगा, डेट अच्छा खासा हमारे वहाँ पर होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज अबाउट इंडिकेटर ऑफ द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द फर्म। ये तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है। डेट रिस्क को इंडिकेट करता है। आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जितना ज़्यादा डेट होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर? नेक्स्ट इज अबाउट टैक्स मैनेजमेंट टूल। भैया डेट जो है वो टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करता है, तो अगेन हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को हम टैक्स मैनेजमेंट टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से जो इंटरेस्ट चार्ज होगा हमारे फंड पर, हमारे प्रॉफिट्स पर, वो हमें यहाँ पर टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करके देगा। तो जहाँ ऑपरेशनल प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं, ऐसे केस के अंदर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डेट को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हम वहाँ पर टैक्स का फ़ायदा उठा सकें।
ब्राइटन द इमेज ऑफ द फर्म, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज जो है वो ब्राइट होती है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर से। आपने देखा भी होगा बहुत सी कंपनी अपने 10-10 रुपए के इक्विटी शेयर को हजार हजार रुपए तक में इशू कर देती है, यानी कि मतलब बहुत अच्छा खासा प्रीमियम मिल रहा होता है शेयर्स को इशू करते समय। वो तभी पॉसिबल है जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज अच्छी हो। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इससे हमारे फर्म की स्ट्रेटजी रिफ्लेक्ट होती है, ये हमारे लिए रिस्क का इंडिकेटर होता है, ये हमारे टैक्स मैनेजमेंट का टूल होता है, और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को इंडिकेट करता है, ब्राइटर करता है। क्लियर? नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर वर्सेस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। बहुत सी बार हम इन टर्म्स को इंटरचेंजेबल यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये टर्म्स अलग अलग है। कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा नैरो टर्म है, वाइल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वाइडर टर्म है। यूँ कहूँ मैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है कैपिटल स्ट्रक्चर, जहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड को फोकस कर रहा होता है, यानी कि मेरा पैसा इक्विटी शेयर से आया, प्रेफरेंस शेयर से आया और डिबेंचर से आया है, या लॉन्ग टर्म लोन से आया है। वहीं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हमारे असेट के स्ट्रक्चर को डिनोट करता है कि भैया मेरे पास जो असेट्स हैं उन असेट्स की फंडिंग कहाँ कहाँ से हमारे पास में हुई है, वो हम यहाँ पर देख रहे होते हैं। क्लियर? कोई डाउट बेटा इसके अंदर? पक्का? आइए अगला हिस्सा हमारे यहां पर कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वाइडर टर्म है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को इंक्लूड करता है, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर सिर्फ लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट को इंक्लूड करता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एट्रीब्यूट्स ऑफ वेल प्लान्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कौन सा कहलाएगा, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। भैया एक कैपिटल स्ट्रक्चर अपने शेयर होल्डर को मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड करे, मैक्सिमम अर्निंग प्राइस पर शेयर प्रोवाइड करे, मैक्सिमम एमपीएस प्रोवाइड करे, वो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा सबसे अच्छा होता है। क्लियर? नेक्स्ट, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारी रिस्क टॉलरेबल होनी चाहिए, रिस्क अंडर कंट्रोल होना चाहिए, उन कैपिटल स्ट्रक्चर को अपन यहाँ पर क्या कहते हैं, मतलब रिस्क बैलेंस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अबाउट फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब आप चेंज को अडॉप्ट कर सकें, यानी एक बार आपने कैपिटल स्ट्रक्चर बना लिया तो उसके बाद चेंज करने की गुंजाइश वहाँ पर होनी चाहिए। जितनी चेंज करने की गुंजाइश ज़्यादा होगी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर उतना ही अच्छा कहलाएगा, जितनी चेंज करने की गुंजाइश कम होगी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर उतना ही बेकार कहलाएगा। क्लियर? हमें अगर ऐसा लग रहा है कि भैया यार हमने डेट ज़्यादा ले लिया है, तो हमारे पास उस डेट को रिडीम करने का ऑप्शन होना चाहिए, और अगर हम डेट के लेवल को इंक्रीज करना चाहते हैं, फाइनेंशियल रिस्क हमारी बढ़ाना चाहते हैं, तो वो चेंज करने की गुंजाइश हमारे यहाँ पर होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इज अबाउट कैपेसिटी। कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो कैपेसिटी का मतलब है कि हम कितना डेट ले सकते हैं। तो भैया आपकी रीपेइंग कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा, आपको सिर्फ पैसा ही नहीं लेना, उसके चार्जेस का भी रीपेमेंट करना है, तो वो चार्जेस का रीपेमेंट आप अच्छे से कर सके उस पर आपकी डेट कैपेसिटी डिपेंड करती है। क्लियर? आगे अभी हम फैक्टर्स देखेंगे, वहाँ इसके बारे में और डिटेल में चर्चा आएगी। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है डिसीजन लेने का पावर। हमारा डिसीजन लेने का पावर हमारे शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है, वो जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स होंगे कंट्रोल डाइल्यूट होगा। इसलिए जो प्राइवेट कंपनी होती है, क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है, वो अपने कंट्रोल को यहाँ पर बचा करके रखना चाहती है, इसलिए वो लोन वगैरह से पैसा लाना प्रेफर करती है, डेट से पैसा लाना प्रेफर करती है। क्लियर? तो एक अच्छे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर रिटर्न, रिस्क, फ्लैक्सिबिलिटी, कैपेसिटी और कंट्रोल को ध्यान में देख करके वर्किंग होनी चाहिए। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर आप वेल प्लानिंग के साथ कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपका
कैपिटल स्ट्रक्चर जो ऑप्टिमम बनेगा, बेस्ट बनेगा, वो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होता। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि बेटा आप जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं वो बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कब कहलाएगा। क्लियर, गॉट इट। तो बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर की मैं अगर बात करूं तो ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमारे शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज करता हो, या अगर कॉस्ट के एंगल से बात करें तो हमारी कॉस्ट मिनिमम जहां पर लगती हो उन कैपिटल स्ट्रक्चर को हम बेस्ट कहते हैं। इसी के बेसिस पर हम फ्यूचर में जाकर के आगे इस चैप्टर में हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट करेंगे। क्लियर, आ रही है बात समझ में। हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का बेस ही यही रहेगा इवैल्यूएट करने का कि हम किस तरीके से हमारे यहाँ पर हमारी कॉस्ट को कम कर सकते हैं और हमारे शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमम कर सकते हैं। क्लियर, एक बार इसे रीड करते हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये बेटा। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज द बेस्ट डेट टू इक्विटी रेशियो फॉर अ फर्म दैट मैक्सिमाइज फॉर इट्स वैल्यू। वैल्यू हमारी मैक्सिमाइज होनी चाहिए। वैल्यू मैक्सिमाइज होने का मतलब है हमारे शेयर की मार्केट प्राइस जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम होनी चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट इज अबाउट इट ऑफर्स अ बैलेंस बिटवीन द आइडल डेट टू इक्विटी रेंज एंड मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो यहाँ पर हमारी मिनिमम होनी चाहिए। फॉर डिजाइनिंग सच अ स्ट्रक्चर वन वुड नीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहते हैं तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है। वंस यू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, हम फिर उसके आगे उनकी अवेलेबिलिटी देखने लगेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज से हम कैपिटल अवेल कर सकते हैं। जब सोर्सेस हमारे आइडेंटिफाई हो जाएं तो फिर हम उनकी कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे और फिर उन्हें इस तरीके से कॉम्बिनेशन के अंदर सेट करेंगे कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो है उससे कम रहे। यानी कि हमें जो रिटर्न फ्यूचर में मिलने वाला है उस रिटर्न के अगेंस्ट में हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम ही होनी चाहिए। इसलिए हमें यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पता होना चाहिए जिससे कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैक्सिमम कितनी हो सकती है ये हम यहाँ पर देख सकें। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। क्लियर, अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स की अगर बात करूं तो बहुत सिंपल पॉइंट है ये कि आप जब कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें जिससे कि आप बेटर मैनर में यहाँ पर वर्किंग कर सकें। सबसे पहला कैश फ्लो पोजीशन। भैया हमारे जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो डेट जो है वो आपका इंटरेस्ट पेमेंट वहाँ करना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लिया है उसको भी रीपे करना पड़ेगा। तो आप ये देखें कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट उतना ही रहे जो हमारे कैश फ्लो के हिसाब से हो। यानी कि हम कैश फ्लो की पोजीशन देख लें, अगर कैश फ्लो अच्छा है तो हम डेट का पेमेंट आसानी से कर पाएंगे, और अगर हमारे पास कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो फिर हमें डेट के रीपेमेंट करने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है। पिछली बार इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया था और कहीं ये हमारा चैप्टर डिटेल्ड में नहीं है, मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हाँ, आप अकाउंट्स वाले पोर्शन में यानी कि जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला पार्ट है उस वाले पोर्शन में रेशियो एनालिसिस पूरा चैप्टर है, बट स्टिल एफएम के पेपर में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बेसिस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा था। और अगेन मैंने पहले भी आपको बोला सिर्फ फॉर्मूला बेसिस आपका क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से वर्क कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट्स को एक अलग हिस्से पर एक्सट्रैक्ट करते हुए लिखें जिससे कि आप फॉर्मूलेस, आपके जो अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट को क्विक मैनर में जब जब
मतलब बार बार रिवाइज कर सकें। जब भी आपको थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा है आप वो एक्सट्रैक्टेड हिस्से को देख लें तो आपका काम यहाँ पर आसानी से हो जाएगा। क्लियर? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए मेरे पास कितनी अर्निंग्स अवेलेबल है वो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। क्लियर? नेक्स्ट इज अबाउट डेट सर्विस कवरेज रेशियो, यानी कि हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की हेल्प से ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास में इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट अर्निंग अवेलेबल है या फिर नहीं है। क्लियर? कोई डाउट बेटा इसके अंदर? पक्का? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सिर्फ इतना सा आपको डिनोट कर रहा है कि आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कितनी अर्निंग अवेलेबल है। जितना ज़्यादा कवरेज रेशियो होगा हम आसानी से अपने इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकेंगे, और जितना कम कवरेज रेशियो होगा भैया कमाई नहीं हो रही तो फिर इंटरेस्ट का पेमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट इज अबाउट डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज एक स्टेप अहेड है, यानी कि यहाँ पर हम सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं देख रहे, इंटरेस्ट के साथ साथ हमें ये देखना है कि क्या हम प्रिंसिपल अमाउंट का भी पेमेंट, यानी जो हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी है उस इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों हिस्से हम यहाँ पर पे कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। यानी कि यहाँ हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास कैश अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, यानी कि कैश में अगर हमारे पास सफिशिएंट अर्निंग हो रही है जिससे कि हम अपने इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का हिस्सा पे कर सकते हैं तो फिर हम डेट को यहाँ पर इजीली अटेन कर पाएंगे। लेकिन अगर इसमें दिक्कत लग रही है तो आपको थोड़ा और विचार करना चाहिए डेट इंसर्ट करने से रिगार्डिंग। क्लियर? नेक्स्ट इज अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी हमने देखा था कि भैया हमारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न तो कम से कम मिलना ही चाहिए जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्विवेलेंट हो, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न हायर साइड पे होना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिटर्न को एक्सीड कर रही है तो भैया सोचिए वो कैपिटल स्ट्रक्चर आपके लिए काम का नहीं है। कॉस्ट ऑफ डेट, डेट की कॉस्ट कितनी है। लोन अगर सस्ता मिल रहा है तो फिर हम डेट का हिस्सा ज़्यादा इंसर्ट करेंगे, लेकिन अगर लोन महंगा मिल रहा है तो फिर हम डेट को यहाँ पर कम ही इस्तेमाल कर पाएंगे। टैक्स रेट, टैक्स रेट का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपके यहाँ पर टैक्स ज़्यादा मिल रहा है तो वो आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है अगर आप डेट के हिस्से को अपने यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल के कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो अगेन सेम जो अपन ने कॉस्ट ऑफ डेट के साथ डिस्कस करा था। अगर इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो ऐसे केस के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्विटी को कम रखेंगे, और अगर इक्विटी की कॉस्ट कम लग रही है तो फिर हम यहाँ पर उसका हिस्सा ज़्यादा यूज़ कर लेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट किसे कहते हैं बेटा? फ्लोटेशन कॉस्ट फंड रेज करने की इशू कॉस्ट को हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। यानी कि जब हम फंड रेज कर रहे हैं तो हमें ब्रोकरेज देना पड़ रहा है, कमीशन देना पड़ रहा है, अंडर राइटिंग कमीशन देना पड़ रहा है, हैवी एडवर्टीजमेंट करना पड़ रहा है, तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? फ्लोटेशन कॉस्ट। तो भैया इक्विटी के अंदर फ्लोटेशन कॉस्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा इनकर्ड होती है, तो अगर आपके यहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा है, भयंकर लग रही है, तो फिर हम उसे अवॉइड करने के चक्कर में डेट पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। रिस्क कंसिडरेशन, दो तरीके की रिस्क होती है, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। अगर बिजनेस रिस्क ज़्यादा लग रही है तो फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस कीजिए, यानी कि डेट का हिस्सा कम लीजिए। लेकिन अगर हमारे यहाँ पर बिजनेस रिस्क कम है तो हम फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ा सकते हैं। फ्लैक्सिबिलिटी, अगेन चेंज को अडाप्ट करने वाला कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए। कंट्रोल, हमारा डिसीजन लेने का पावर शेयर होल्डर के हाथ में होता है, वो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, लीगल प्रोविजंस को ध्यान में रख करके हमें कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना चाहिए। स्टॉक मार्केट कंडीशंस, स्टॉक मार्केट कंडीशन का मतलब ये है अगर मार्केट बूम पर है तो आप कैपिटल इक्विटी फंड आराम से रेज कर सकते हैं, तो आप वहाँ पर उसे जोड़ दीजिए। लेकिन अगर डिप्रेशन में है मार्केट तो फिर इक्विटी फंड रेज करने में आपको दिक्कत आएगी, समस्याएं आएगी, इसलिए आप इक्विटी को अवॉइड कीजिए, वो अननेसेसरी आपकी कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा।
कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, दूसरी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, न्यूमेरिकल हिस्सा हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का। अभी हम जब डिस्कस कर रहे थे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो ये दो बातें हमने यहाँ पर डिस्कस करी थी, उन्हीं दो के बेसिस पर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन करेंगे। जिस कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कॉस्ट कम से कम निकल करके आ रही है वो कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट कहलाएगा। क्लियर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना आपको आता ही है, अगर आप नहीं आता है तो मेरा पुराना वीडियो जरूर देखें, वहां पर हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटेल में रिवाइज किया था। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिंपल फॉर्मेट अगर मैं बात करूं, सोर्सेस, अमाउंट, WX KX और WX KX का मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट दूसरा हिस्सा है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो कमाई मुझे कितनी मिल रही है उसके बेसिस पर मैं इवैल्यूएट करूंगा। तो शेयर होल्डर का रिटर्न हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। शेयर होल्डर का रिटर्न EPS की हेल्प से डिटरमाइन किया जाता है, तो अर्निंग पर शेयर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट किया जाता है बेटा EPS? वही हमारा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, EBIT लेंगे, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, EBT आ जाएगा, टैक्स माइनस करेंगे, EAT आ जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, EAES निकल करके आ जाएगा, उसे डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारे पास EPS निकल करके आ जाएगा। क्लियर? एक स्टेप आगे चले, इस EPS को जब आप प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? MPS। व्हाट इज प्राइस अर्निंग रेशियो? प्राइस और अर्निंग का रिलेशनशिप है, यानी MPS डिवाइडेड बाय EPS। 1 रुपए के EPS में के अगेंस्ट में कंपनी का प्राइस कितना चल रहा है। जितना ज्यादा PE रेशियो होगा उतना अच्छा आपके लिए यहां पर होगा। नॉर्मली जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे या फिर टेक्निकली आप देखने जाएंगे तो जब जब कंपनी का रिस्क इंक्रीज होता है तो PE रेशियो रिड्यूस होने लग जाता है। यानी कि आपको रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका रिस्की ऑर्गेनाइजेशन होगा तो फिर शेयर होल्डर आपको पैसा देना पसंद नहीं करेगा। और PE रेशियो का मतलब यही होता है कि 1 रुपए के अगेंस्ट में शेयर होल्डर कितना पैसा हमें देने को तैयार है, हमारे शेयर के लिए कितनी प्राइस पे करने के लिए वो रेडी है। तो जितना हमारे यहाँ रिस्क कंट्रोल में रहेगा उतना हमारे यहाँ पर वर्किंग अच्छी रहेगी। क्लियर? आइए इवैल्यूएट करते हैं इसके बेसिस पर। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपके लिए है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, लेकिन मैं इसकी वर्किंग कैसे करनी है ये आपको बताते हुए चलूंगा। द कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी कैपिटल एट वेरियस लेवल ऑफ डेट इक्विटी मिक्स आपको वेरियस लेवल की कॉस्ट यहाँ पर दी है डेट की और इक्विटी की। 0% डेट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल। ऊपर वाली लाइन में आप मीनिंग देखिए, हमारे पास दो ही सोर्स से पैसा आ रहा है, पहला डेट और दूसरा इक्विटी। नेक्स्ट, अब डेट का हिस्सा दे रखा है, डेट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल, डेट 0% है, तो इक्विटी कितना हो गया? 100%, यानी 100 रुपए। डेट अगर 20% है तो इक्विटी कितना हो गया? 80%। डेट अगर 40 है तो अगेन इक्विटी कितना हो गया? 60। पॉइंट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इनकी कॉस्ट दे रखी है, तो पहले हम यहाँ पर अमाउंट ले लें 0 और 100, इनसे फिर हम कॉस्ट निकाल दें, वेट कैलकुलेट कर लें। और जब हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा था तब मैंने कहा था कि आप वेट के लफड़े में ना भी पढ़े तो भी आप कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जीरो इंटू 10%, 0, 100 इंटू 15%, यानी कि डेट के हिस्से को डेट की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें, इक्विटी के हिस्से को इक्विटी की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें, उनका टोटल हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो पहले कैपिटल स्ट्रक्चर यानी 0 जब है तो हमारी कॉस्ट आ गई 15%। हाँ भैया साथ साथ लिखते चलो। नेक्स्ट 20,
तो डेट हो गया 20, तो इक्विटी हो गया 80। मल्टीप्लाई करो डेट को डेट की कॉस्ट से, 20 इंटू 10%, 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 इंटू 10, 2, 20 इंटू 10%, नेक्स्ट 80 इंटू 15%, डेट को डेट की कॉस्ट से और इक्विटी को इक्विटी की कॉस्ट से। क्लियर? तो ये आ गया 2 और 12, टोटल आ गया 14%। ऐसे ही आपको हर एक लेवल की कॉस्ट डिटरमाइन करनी है, और जहां पर हमारी कंपोजिट यानी कि कंबाइंड WACC मिनिमम निकल करके आ रही है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर बेस्ट कहलाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमें यहाँ पर वर्किंग करनी पड़ेगी बेटा। Determine the composite cost of capital for each level of debt. Identify the optimum level. किसको कहेंगे optimum? The one which has minimum cost of capital. जिस कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमारी कॉस्ट मिनिमम निकल करके आ रही है, वो हमारा यहाँ पर ऑप्टिमम कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, ये रिटर्न के हिसाब से है। MC Limited is planning an expansion program which will require 30 crore and can be funded through one of the three following options. Issue further equity share of rupees 100 each at par, raise loan at 15% interest, issue preference share capital at 12%, present paid up capital is 60 crore and average annual EBIT is 12 crore. After the expansion, EBIT is expected to be 15 crore per annum. Assume tax rate 50%. Calculate EPS under 3 financial option indicating the alternative giving the highest return. कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कैपिटल स्ट्रक्चर बना ले बेटा, यानी 60 करोड़ की इक्विटी कैपिटल तो पहले ही है। पहला कैपिटल स्ट्रक्चर में हम पहले ऑप्शन में हम पैसा इक्विटी शेयर से लेकर के आ रहे हैं, तो 60 प्लस 30, 90 करोड़ का हमारे पास क्या आ गया? इक्विटी कैपिटल। दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर 60 करोड़ की इक्विटी, 15% का लोन। तीसरा कैपिटल स्ट्रक्चर 60 करोड़ की इक्विटी और 30 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यानी तीनों कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने यहां पर कंपोनेंट्स जोड़ दिए बेटा। अब हमें इन कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पर यहां पर हमारा इनकम स्टेटमेंट बनाना है। एक्सपांशन के बाद हमारा EBIT हो जाएगा 15 करोड़ का। 15 करोड़ के EBIT को आप यहां रखें, माइनस करें इंटरेस्ट, अगर है तो सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर सेकंड में है तो वहां इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, आप EBT आ जाएगा। टैक्स माइनस कर दीजिए 50% के हिसाब से। प्रेफरेंस डिविडेंड सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर थर्ड में है क्योंकि वहां हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसा लाए थे। डिवाइड कर दें इन्हें नंबर ऑफ शेयर से। गॉट इट? तो इस तरीके से हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट किया जाता है, आइदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिस पर या फिर रिटर्न के बेसिस पर। क्लियर? आइए अब हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं बेटा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एंड इंडिफरेंस पॉइंट। आप मान के चलिए इन दोनों में से किसी एक पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आ रहा है। क्लियर? तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एंड इंडिफरेंस पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहला, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। यहां फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? हमारे शेयर होल्डर के लिए ना तो कोई प्रॉफिट होना चाहिए और ना ही कोई लॉस होना चाहिए। तो भैया शेयर होल्डर की कमाई क्या है? शेयर होल्डर की कमाई है EPS। तो EPS का वैल्यू हमारा नील निकल करके आए, वो लेवल ऑफ EBIT हमारे लिए फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। यानी कि हम यहां कह रहे हैं भैया हमारे जो फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लग रहे हैं एटलीस्ट उन्हें तो रिकवर कर लीजिए। अगर उन्हें भी रिकवर नहीं कर पाए तो हमारे शेयर होल्डर को नुकसान होगा। वही हम कह रहे हैं शेयर होल्डर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए अगर प्रॉफिट नहीं भी हो रहा हो तो।
यानी कि हमारा ईबीआईडी एटलीस्ट फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस को कवर कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा ईबीआईडी अर्न कर पाएंगे एक्चुअल में, तो फिर वो कैपिटल आपके लिए फाइनेंशियली वायबल है, आपका ईपीएस पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम तो फाइनेंशियल बीईपी जितनी भी कमाई नहीं कर पाएंगे, फिर वो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे लिए इररिलेवेंट है, हम उसे यहाँ पर फाइनेंशियली एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे ईपीएस को नेगेटिव करेगा, हमारे शेयर होल्डर को वहाँ पर लॉस होगा। इसलिए हम सिंपल ये कह रहे हैं कि भैया हमें एटलीस्ट फाइनेंशियल बीईपी जितनी कमाई तो करनी है। कैसे कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल बीईपी? लास्ट में आ जाइए फॉर्मूले पर। फाइनेंशियल बीईपी ये ईबीआईडी का लेवल है, इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस डीपी अपॉन 1 माइनस टी, यानी इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। इसको समझाने के लिए मैं जनरली इक्वेशन फ्रेम कर देता हूं और उसको जीरो के इक्विवेलेंट कर देता हूं। हमने शुरू में कहा ईबीआईटी का वो लेवल जहां ईपीएस जीरो हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो आइए ईपीएस इज इक्वल टू लिखे जीरो। अब ईपीएस को अभी तक हम टेबल बना करके लिख रहे थे, अब हम यहाँ इक्वेशन बना करके लिखेंगे। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट आई ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ये हो गया आपका ईबीटी। इसको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करूं? इनटू कर दीजिए 1 माइनस टी से, ये हो गया आपका ईएटी, यानी ईबीआईटी माइनस आई, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस टी से, तो ये हमारे पास क्या निकल करके आ गया? ईएटी। माइनस कर दीजिए आप इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आपके पास क्या निकल करके आ जाएगा? ईएईएस। डिवाइड कर देंगे अपन को n नंबर ऑफ शेयर से, यानी ईबीआईडी माइनस आई ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस टी ब्रैकेट क्लोज माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन n इज इक्वल्स टू, मैंने करा इसको जीरो के, ये मल्टीप्लाई में गया उधर, किसी भी चीज को आप मल्टीप्लाई कीजिए जीरो से, वैल्यू आएगी आपकी जीरो। प्रेफरेंस डिविडेंड इधर माइनस में है, उधर जाएगा पॉजिटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। 1 माइनस टी इधर मल्टीप्लाई में है, उधर गया डिवाइड में, तो प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। इधर आई माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में, तो फॉर्मूला हो गया ईबीआईडी इज इक्वल्स टू आई प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। बेटा सिंपल शब्दों में ये हमारे फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस है, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड। चूंकि प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स होता है, तो मैंने उसे बिफोर टैक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया इनटू 1 माइनस टी करके। क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। यहाँ मैंने एक पॉइंट लिख रखा है, टोटल डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इंक्लूडिंग सीडीटी इफ एनी। अगर कोई कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है तो उसे शामिल करके, क्योंकि वो भी मेरी कॉस्ट है, तो उसका बर्डन मुझे यहाँ बियर करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट है हमारा इंडिफरेंस पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिफरेंस पॉइंट वो ईबीआईटी लेवल है जहां दो कैपिटल स्ट्रक्चर का ईपीएस बराबर निकल करके आ जाता है, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर 1 और कैपिटल स्ट्रक्चर 2 का ईपीएस बराबर आएगा, उस लेवल को अपन क्या कहेंगे? इंडिफरेंस पॉइंट। यानी कि अभी तक हम इस बेसिस पर डिफरेंशिएट कर रहे थे कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है। भैया जहां ईपीएस ज्यादा आएगा वो कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है। लेकिन सपोज कैपिटल स्ट्रक्चर का ईपीएस बराबर आ गया, तो हम क्या कह रहे हैं? भैया वी कांट एबल टू डिफरेंशिएट कि हमारा कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा कहलाएगा, क्योंकि हम तो ईपीएस के बेसिस पर ही चेक कर रहे थे। यानी अगर इसे मैं न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहूँ तो वो जो इक्वेशन अभी अपन ने इंडिफरेंस पॉइंट में बनाई थी, उसको जीरो की फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में जीरो की इक्वल करा था, उसी इक्वेशन को यहाँ सेकेंड कैपिटल स्ट्रक्चर के ईपीएस के इक्वल कर दे, यानी ईबीआईडी माइनस आई 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन एन। ये सारी चीजें कैपिटल स्ट्रक्चर फर्स्ट की, सारी चीजें कैपिटल स्ट्रक्चर फर्स्ट की इक्वल्स टू सारी चीजें कैपिटल स्ट्रक्चर सेकंड की।
तो कैपिटल स्ट्रक्चर 1 और 2 हमारा बराबर आ जाना चाहिए, बाकी सारी चीजें हमारे पास रहेगी, हमें EBIT को x मानते हुए उसे सॉल्व करना है। क्लियर? थोड़ी सी कैलकुलेशन है। आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो हमारे तो MCQ बेस्ड है, आप चाहें तो जो आंसर्स गिवन है उनमें डाल करके चेक कर ले कहाँ EPS बराबर आ रहा है, जहाँ EPS बराबर आ रहा है वो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा अच्छा कहलाएगा। क्लियर? ऐसे ही फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में आप उस EBIT के अंदर डाल करके चेक कर लें कि कहाँ आपका EPS 0 आ रहा है। क्लियर? इंडिफरेंस पॉइंट क्या सिग्निफाई करता है बेटा, कि अगर आपका एक्चुअल EBIT इंडिफरेंस पॉइंट से भी कम आ रहा है तो भैया आप फाइनेंशियल लीवरेज मत लीजिए, यानी आप डेट मत इंसर्ट कीजिए या डेट का हिस्सा कम रखिए। आप इक्विटी प्लान को, यानी कि जिसके अंदर लो डेट और प्रेफरेंस शेयर है, उस प्लान को आप प्रेफर कीजिए। वहीं अगर आपका एक्चुअल EBIT ज्यादा है तो भैया अमीरी वाले हालात चल रहे हैं, गरीबों वाले नहीं है पिछले केस के जैसे। तो यहां हम क्या कह रहे हैं, अगर एक्चुअल में EBIT ज्यादा है इंडिफरेंस पॉइंट से तो फिर हम डेट प्लान को प्रेफर करेंगे, क्योंकि हम तो चार्जेस वही कवर कर चुके हैं इस लेवल पर। अब जो भी एक्स्ट्रा अर्निंग हमें मिलेगी वो सारी की सारी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगी। सरप्लस अर्निंग हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को जाती है, इसलिए फाइनेंशियल लेवरेज यहाँ पर लेना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। क्लियर? इसके बेसिस पर आपको ये न्यूमेरिकल दे रखा है, इससे आपको इंडिफरेंस पॉइंट और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट डिटरमाइन करना है। देखिए जब भी क्वेश्चन आए तो इस तरीके से सबसे पहले आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर लें 1 और 2 कौन सा है, फिर उसके बेसिस पर वर्किंग करें तो आपको कैलकुलेशन रिलेटेड एरर कम से कम होंगे। जैसे मैं यहाँ पर पहली इक्वेशन आपसे बनवाता हूँ, तो EBIT ले लिया मैंने x, इंटरेस्ट 2.5 लाख का 10%, कूपन रेट बेटा इंटरेस्ट को कहते हैं 25,000, तो x माइनस 25,000 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.50 माइनस कर दीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड 12,50,000 का 12%, निकालो जल्दी से कैलकुलेटर पे। 12,50 का 12% कितना आया, 1.5 लाख। तो EBIT माइनस 25,000 इंटू 1 माइनस 0.5 माइनस 1,50,000 डिवाइडेड बाय n 7,500। इसी तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर सेकंड की बनाएंगे और इक्वल कर देंगे और x की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। आप चाहें तो वापस आंसर को चेक कर सकते हैं, x की वैल्यू आपके पास आ गई है, आप उस पर EPS निकालें। कैपिटल स्ट्रक्चर 1 का EPS जितना आ रहा है उतना ही कैपिटल स्ट्रक्चर 2 का EPS आएगा। अगर आ रहा है तो आपने कैलकुलेशन रिलेटेड कोई एरर नहीं करा है, और अगर नहीं आ रहा है तो आपने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ कर दी है, वो गड़बड़ आपको यहाँ पर सुधारनी पड़ेगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक और क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पर ट्राई करना रहेगा। 3 कैपिटल स्ट्रक्चर दिए हैं, ध्यान रखिए 3 कैपिटल स्ट्रक्चर के बीच में इंडिफरेंस पॉइंट नहीं निकलता है, इंडिफरेंस पॉइंट हमेशा 2 कैपिटल स्ट्रक्चर में निकलेगा। तो यहाँ पहले कहाँ भी है, लाइन पढ़िए टेबल के नीचे, कैलकुलेट इंडिफरेंस पॉइंट फॉर प्लान 1 एंड 2, 2 के बीच में 2 एंड 3 एंड 1 एंड 3, इस तरीके से आपको इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करने होंगे। क्लियर? आइए अगला हिस्सा है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। इनको समझाने के लिए जनरली मैं एक एग्जांपल लिया करता हूं, उसी एग्जांपल से मैं यहां पर शुरू करूंगा ताकि हम इसे क्विक मैनर में रिवाइज कर सकें। क्लियर? एग्जाम्पल लेता हूं मैं क्लास में पढ़ाने के लिए बेटा नमकीन बनाने का। नमकीन बनाते हैं हम आटे से और दिमाग में ख्याल, नमकीन बनाते हैं हम बेसन से और दिमाग में ख्याल आया कि हम उसमें कुछ आटा मिला लें। क्लियर?
आटा मिलाने का ख्याल आने का जो लॉजिक है वो ये है कि भैया आटा बेसन से सस्ता होता है, अगर हम उसे मिलाते हैं तो हमारी कॉस्ट कम होगी, हम कम कॉस्ट पे काम करेंगे तो हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, हमारी वैल्यू इंक्रीज होगी। लेकिन आटा मिलाने का दूसरा पहलू हमें भूलना नहीं चाहिए। आटा मिलाने का दूसरा पहलू ये है कि भैया ये आपके नमकीन प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब करेगा। यानी आटे के दो पहलू है नमकीन बनाते समय, एक तो वो सस्ता है और दूसरा वो टेस्ट खराब करता है। ऐसे ही जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो मिक्स में डेट को इंसर्ट करना चाहते हैं। डेट इंसर्ट करने का ख्याल क्यों आता है दिमाग में? क्योंकि डेट सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस है। लेकिन डेट का दूसरा पहलू भी है, डेट हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क को बढ़ाता है। क्लियर? तो हम यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज इसी तरीके से डिस्कस करेंगे कि डेट या कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंजेस हमारे वैल्यू को अफेक्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो भैया 4 अप्रोच टोटल पढ़ेंगे, इसमें से 2 अप्रोच का कहना ये है कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म चेंज होगी। और अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते हैं तो आपकी वैल्यू, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो आपके फॉर्म की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं आता, ये बताती हमें इररिलेवेंट कैटेगरी। इसके अंदर हम 2 अप्रोच पढ़ेंगे, यानी कि रिलेवेंट कैटेगरी के अंदर हमारी 2 अप्रोच है, नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। और इररिलेवेंट कैटेगरी के अंदर भी हमारी 2 अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। क्लियर? आइए एक एक करके यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली नेट इनकम अप्रोच। ये अप्रोच कहती है कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट का हिस्सा, डेट मिक्स इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से हमारा ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस होगा, और जब आप कम कॉस्ट पर काम करेंगे तो आपके फर्म का वैल्यू इंक्रीज होगा। यानी इंक्रीज इन डेट इक्विटी रेशियो रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन केओ, डिक्रीज इन केओ रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्म, हमारे फर्म का वैल्यू इंक्रीज होगा। क्लियर? ऐसा क्यों? इन्होंने लॉजिक दिया, बिकॉज डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। डेट हमारा सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस है, और हम किसी भी मिक्स के अंदर अगर सस्ती चीज को इंसर्ट करते हैं तो उससे हमारी कॉस्ट कम होती है, और कम कॉस्ट पे काम करने पर वैल्यू इंक्रीज होगी। यहाँ एक अजम्पशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला अजम्पशन, KD एंड KE आर कांस्टेंट एंड गिवन। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे और कांस्टेंट होंगे, यानी कि चेंज नहीं होंगे। आप कितना भी डेट रखिए आपकी कॉस्ट में चेंजेस नहीं आएंगे। देखिए KD और KE 2 पैरेलल लाइन है, यानी कि कांस्टेंट है। जब मेरा डेट इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि डेट का हिस्सा 0 है, पूरा पैसा इक्विटी से आया है, तो मेरी टोटल कॉस्ट KE के बराबर होगी। तो देखिए KO का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? KE, और वहां से ये धीरे धीरे मेरी कॉस्ट रिड्यूस होती जा रही है, ओवरऑल कॉस्ट आपकी कम होती हुई जाएगी। क्यों भैया? यही तो अप्रोच कह रही है कि अगर आप डेट इक्विटी रेशियो बढ़ा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट यहां पर रिड्यूस होगी। क्लियर? वैल्यूएशन, वैल्यू कैसे निकालें? वैल्यू निकलेगी भैया डेट की वैल्यू प्लस इक्विटी की वैल्यू, यानी फर्म के अंदर 2 ही चीजें हैं, डेट और इक्विटी, उनका टोटल वैल्यू हमारे फर्म का टोटल वैल्यू कहलाएगा, इक्विटी वैल्यू प्लस डेट वैल्यू। नाउ डेट की वैल्यू तो आपको गिवन होगी, इक्विटी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी। EAS डिवाइडेड बाय KE, EAS निकलेगा बेटा EBIT माइनस इंटरेस्ट से, यानी EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइड करेंगे KE से। नेक्स्ट इज ओवरऑल कॉस्ट। ओवरऑल कॉस्ट निकालने का यहां तरीका है EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। क्लियर?
फर्म की वैल्यू इक्विटी प्लस डेट की वैल्यू, इक्विटी की वैल्यू EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय के। ओवरऑल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म से। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर वैल्यूएशन किया जाता है बेटा। हाई, ये इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच। कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख रुपए की, के है 12.5%, ROI है 15%, कैपिटल स्ट्रक्चर 1 एंड सेकंड का इक्विटी और 10% डेट दिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट ये है, ये इक्विटी और डेट की जो वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू बुक वैल्यू है, और हम जो वैल्यू डिटरमाइन कर रहे होते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू इक्विटी प्लस डेट, वो हमारी मार्केट वैल्यू होती है। क्लियर? आ रही है बेटा बात समझ में? तो उसके बेसिस पर हम यहाँ पर वर्किंग करते हैं। इक्विटी की वैल्यू और डेट की वैल्यू हमें मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करनी है। आइए, सबसे पहले हमें यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है और ROI दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड पर जब आप ROI अप्लाई करेंगे तो आपके पास EBIT आ जाएगा। ROI का मतलब होता है हम अपनी कैपिटल पर, हम अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न कमा रहे हैं। तो 2 लाख का 15%, 30,000 मेरा क्या आ गया बेटा यहाँ पर? EBIT। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें से इंटरेस्ट घटाऊं मैं, 1 लाख का 10, हाँ जी, कितना आ गया बेटा? 30,000 माइनस 10,000, 20,000 रुपये का आ गया हमारा EAS यानी कि EBT। इसे डिवाइड कर दीजिए आप KE से, तो आपका क्या आ जाएगा? इक्विटी की वैल्यू, और उसमें फिर डेट की वैल्यू जोड़ दीजिए, आपके पास निकल कर के आ जाएगा फर्म की वैल्यू, और फिर इसके हेल्प से अपन यहाँ क्यों डिटरमाइन कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट ध्यान में क्या रखना है बेटा आपको, ये जो वैल्यूज गिवन हैं ये बुक वैल्यू है। अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे कि ये मार्केट वैल्यू है, हम इन्हें बुक वैल्यू अज्यूम करते हुए ही यहाँ पर वर्किंग करेंगे। क्लियर? तो इसे आप कंप्लीट कीजिएगा। आई, अगली अप्रोच अपन यहाँ पर देखते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये अप्रोच क्या कहती है बेटा? ये नेट इनकम का जस्ट उल्टा है। इनका कहना ये है कि अगर कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो हमारे फर्म की वैल्यू के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर? यानी हमारी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी? उसका लॉजिक क्या दिया इन्होंने सिंपल सा लॉजिक दिया कि अगर आप डेट बढ़ा रहे हो तो फिर हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि डेट रिस्की सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रहा है तो डेट से जो बेनिफिट मिल रहा था कॉस्ट रिड्यूस होने का, उसको कंपनसेट कर रहा है, और हमारी ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, उतनी की उतनी ही चलती रहेगी। यानी नेट इनकम अप्रोच के लॉजिक की अगर मैं बात करूं तो उनका कहना यह है कि अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट बढ़ाया तो डेट सस्ता होने की वजह से हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, हमारे फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। इन्होंने क्या लॉजिक दिया नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ने, कि भैया अगर आप डेट बढ़ाते हो तो डेट रिस्की है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क को इंक्रीज कर देगा, और रिस्क बढ़ेगी तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होगी। उस कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इंक्रीज होने की वजह से ओवरऑल कॉस्ट उतनी ही रहेगी। यानी डेट से जो कॉस्ट रिड्यूस होने का एडवांटेज मिला वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ने बढ़ा करके, कई बढ़ करके कंपनसेट कर दिया। क्लियर? आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट, अगर मैं यहां आगे की बात करूं तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, हमारा KD और KO गिवन होगा और कांस्टेंट होगा। KD और KO हमें गिवन होंगे और कांस्टेंट होंगे। ठीक है?
देखिए डायग्राम की हेल्प से अपन इस अप्रोच को पढ़ते हैं बेटा। के डी और के ओ आपको दो कांस्टेंट लाइन गिवन है, तो जब डेट इक्विटी रेशियो 0 है तो हमारा के ई कितना है भैया, जो टोटल कॉस्ट लग रहा है वो के ई की वजह से लग रहा है, क्योंकि सिर्फ के ई से ही हमारे पास पैसा आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली के ई से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्यू के बराबर होगा। अब अप्रोच अप्लाई कीजिए, क्या कह रही है अप्रोच कि जैसे जैसे आप डेट इक्विटी रेशियो को बढ़ाते हैं आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहां पर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? तो भैया बहुत सिंपल सी बात यहां पर है कि अप्रोच ने बिल्कुल सिंपल बात आपके सामने कर दी। आप अगर डेट इक्विटी रेशियो बढ़ा रहे हो तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीज इन रिस्क। रिस्क में इंक्रीज होने की वजह से आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पर बढ़ेगा। क्लियर? आइए वैल्यूएशन देखते हैं कि कैसे वैल्यू डिटरमाइन करी जाएगी। देखो बेटा कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जो फॉर्मूले आपने एनआई नेट इनकम अप्रोच के अंदर यूज करे थे सेम वही फॉर्मूले हमारे यहाँ पर यूज होंगे। क्लियर? लेकिन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारे फॉर्मूले अप्लाई होंगे। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, वैल्यू ऑफ फर्म EBIT डिवाइडेड बाय KO। ये बेटा फॉर्मूला डिटरमाइन हुआ है वहां के KO वाले फॉर्मूले से। KO इज इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू। तो वैल्यू को ले गया मैं इधर और KO को ले आया अपॉन में, तो EBIT डिवाइडेड बाय KO। इक्विटी की वैल्यू निकालनी है तो टोटल वैल्यू में से डेट की वैल्यू माइनस कर दीजिए, आपके पास इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। और EAS को यानी EBIT माइनस इंटरेस्ट को आप डिवाइड कर दीजिए इक्विटी वैल्यू से। अगेन कोई नया फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले। तो इसलिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये रहेगा कि जब क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में तो उन क्वेश्चंस को करते समय हमें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से ही आपको ये बात बताता हूं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 रीड कीजिए। ए लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम इज 5 लाख। ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं बेटा EBIT को। क्लियर? नेक्स्ट, द फर्म्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 10% एंड करेंटली फर्म एम्प्लॉय ₹15 lakh ऑफ डेट। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म इज 15%. You are required to determine the total value of the firm and cost of equity. Clear? तो देखिए यहां पर आपको KO अवेलेबल है। नेट इनकम अप्रोच की बात करूं तो KE गिवन होता था, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की बात करूं तो KO आपको यहां पर गिवन है। तो कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने का तरीका सिर्फ इतना सा होगा कि आपको KE अवेलेबल है या फिर KO अवेलेबल है। क्लियर? आइए नेक्स्ट अगली अप्रोच अपन यहां देखते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। ये अप्रोच नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की मिडवे अप्रोच है। दोनों को मिलाकर के हमारी ये अप्रोच है। यानी कि इनका कहना यह है कि भैया थोड़ा सा डेट लेने से आपकी रिस्क इंक्रीज नहीं होगी। यानी आप अपनी हद में रह करके अपनी औकात में रह करके लोन लेते हैं तो फिर वो डेट आपकी रिस्क को नहीं बढ़ाएगा, वो डेट सस्ता होने का काम करेगा। लेकिन अगर आप अपनी लिमिट से बियॉन्ड डेट लेते हैं तो वही डेट अब आपकी रिस्क को इंक्रीज करेगा। क्लियर? क्या कहा इस अप्रोच ने? एक ऑप्टिमम पॉइंट तक, एक टॉलरेबल डेट इक्विटी रेशियो लेवल तक आपके यहां पर डेट कॉस्ट को रिड्यूस करने का काम करेगा। कॉस्ट रिड्यूस होगी तो हमारे फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्लियर? नेक्स्ट अगली बात अपन यहां पर कहें तो क्या कहा हमने? सेकेंड पॉइंट, अगर उस रेशियो से बियॉन्ड आप डेट इक्विटी रेशियो रखते हैं, यानी ऑप्टिमम लेवल से बियॉन्ड अगर आप डेट इक्विटी रेशियो रखते हैं तो वो डेट इक्विटी रेशियो आपके यहां पर रिस्क को बढ़ाएगा, आपकी KE बढ़ेगी, कॉन्सिक्वेंटली आपकी कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? तो यहां हम इस तरीके से वर्किंग करते हैं। आइए इस अप्रोच का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट असम्पशन यहां पर देखें, KD एंड KE आर कांस्टेंट।
ये मैंने जानबूझ के आपके लिए गलत लिखा है बेटा। के डी एंड के ई आर कॉन्स्टेंट नहीं, ये तो नेट इनकम अप्रोच का अजम्पशन है। सेम, बस एक वर्ड आपको यहाँ इंसर्ट करना है, के डी एंड के ई आर नॉट कॉन्स्टेंट। गिवन तो होंगे लेकिन कांस्टेंट आपके यहाँ पर नहीं होंगे। आइए देखिए कैसे हम यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से कॉस्ट देखें। ये जो डॉट डॉट लाइन वाला पॉइंट है ये है आपका ऑप्टिमम डेट इक्विटी रेशियो। यहाँ तक अगर आप डायग्राम को देखोगे तो आपको नेट इनकम अप्रोच जैसी शक्ल दिखेगी। के डी और के ई कॉन्स्टेंट नजर आएंगे और आपका के ओ रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसे इससे बियॉन्ड चले के ई में शार्प इंक्रीज है, उसकी वजह से के ओ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में आप सिर्फ एक लाइन लिख दीजिए कि भैया नेट इनकम के जैसा वैल्यूएशन है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम वर्किंग है, कोई डिफरेंस नहीं। अरे भैया के इक्विटी गिवन है, इक्विटी गिवन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है, तो उससे सबसे पहले इक्विटी की वैल्यू निकालेंगे, उसमें डेट की वैल्यू जोड़ देंगे तो हमारे पास फर्म की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। क्लियर? आसान है बेटा। आइए वो के वही फॉर्मूला है बेटा, ई प्लस डी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म, ई ए एस डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू इक्विटी वैल्यू, ई बी आई टी डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू क्यू। यानी कि अगर न्यूमेरिकल सवाल की बात करें तो नेट इनकम और ट्रेडिशनल अप्रोच के क्वेश्चंस में कोई अंतर आपको नजर नहीं आएगा। एक छोटा सा अंतर होता है, वो मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको यहाँ पर शो करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 9। देखिए मैं डायरेक्ट उसी पॉइंट पर आपका फोकस कराना चाहता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप कर लेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट जरूर दिखता है लेकिन ईजी है। एग्जाम्पल नंबर 9 की थर्ड लाइन पढ़िए। इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज एस्टिमेटेड टू बी 16%। के कितना है? 16%। अगेन लास्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन पे आ जाइए। However, the cost of equity capital is to be reduced to 14%। के चेंज हो गया, यानी कि इन क्वेश्चंस के अंदर के सेम रहे ऐसा जरूरी नहीं है, के डिफरेंट रहेंगे, कांस्टेंट नहीं होंगे। जैसे जैसे डेट इक्विटी रेशियो के अंदर चेंज आएगा, यानी डेट इक्विटी रेशियो बढ़ेगा, हमारा के बढ़ेगा एक लेवल के बाद में। ठीक है बेटा, कोई डाउट यहाँ पर? बढ़े आगे। चलिए अगली अप्रोच है हमारी एमएम अप्रोच, मोदी-ग्लानी एंड मिलर अप्रोच। ये अप्रोच एनओआई अप्रोच को सपोर्ट करती है। यानी एनओआई अप्रोच ने जिस तरीके से बात कही कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस करते हैं तो आपके फर्म की वैल्यू के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा, वही सेम टू सेम बात इन्होंने भी यहां पर कही एमएम अप्रोच ने कि भैया अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो आपके फर्म की वैल्यू के अंदर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, आपके फर्म की वैल्यू जो है वो उतनी की उतनी ही यहां पर चलेगी। लेकिन इन्होंने एक जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करा कि भैया ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है आर्बिट्रेज प्रोसेस की वजह से। बेटा मैं आर्बिट्रेज प्रोसेस को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चलने के लिए यहाँ पर आर्बिट्रेज प्रोसेस को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एक लाइन में सिर्फ डिस्कस करना चाहूँगा कि आप ओवर वैल्यूड यानी कि जो महंगी है वैल्यूज़ उन्हें बेच दीजिए और जहाँ वैल्यू सस्ती है, अंडर वैल्यूड है, वहाँ पर खरीदिए। सस्ता खरीदिए और महंगा बेचिए होमोजीनियस प्रोडक्ट के अंदर, उसी को हम आर्बिट्रेज प्रोसेस कहते हैं। अगर आप आर्बिट्रेज प्रोसेस को डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरी रेगुलर क्लास की यानी कि एमएम अप्रोच की जो क्लास है, एमएम अप्रोच की जो वीडियो है, आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर? तो आर्बिट्रेज प्रोसेस की वजह से हमारे यहाँ पर वैल्यू सेम हो जाती है। क्लियर? कुछ अजम्पशन है, मेरे अंदाज से अजम्पशन अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप अजम्पशन को ध्यान दें। परफेक्ट कैपिटल मार्केट है यानी कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है यानी कि इन्वेस्टर्स है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, उनके पास इंफॉर्मेशन अवेयर्ड है और वो रैशनल बिहेव करते हैं। ये कुछ परफेक्ट कैपिटल मार्केट के अपन ने अजम्पशंस देखे। होमोजीनियस फर्म्स,
फर्म्स को हम उनकी रिस्क के हिसाब से एक जैसी कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, जितना भी डिविडेंड अर्न किया है वो सारा का सारा हम यहाँ पर डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, इसे हम रिमूव करेंगे लेटर में। पर्सनल लेवरेज एंड द कॉर्पोरेट लेवरेज आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट, यानी कि परफेक्ट पर्सनल लेवरेज जो है, यानी कि कंपनी जिस तरीके से अपने यहाँ पर पैसा ला रहा है उसी तरीके से इन्वेस्टर पर्सनली अपने आप को फाइनेंस करता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट, प्रोपोजिशन 1, द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू इट्स expected operating income divided by the discount rate appropriate to its risk class. It is independent of the degree of leverage. सबसे पहला फॉर्मूला पॉइंट इन्होंने कहा कि वैल्यू ऑफ फर्म कैसे डिटरमाइन की जाती है। EBIT को जब आप KO से डिवाइड करते हैं तो आपके पास वैल्यू ऑफ फर्म आएगी, जैसा NOI अप्रोच के अंदर कहा था वही सेम कॉन्सेप्ट। The expected yield on equity, proposition 2, KE is equals to KO plus premium. This premium is equals to the debt equity ratio times the difference between KO and the yield of debt, that is KD. सिंपल शब्दों में अगर मैं फॉर्मूले को बताऊं यहां पर, KE is equals to, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू KO प्लस प्रीमियम। प्रीमियम कैसे निकलेगी? KO माइनस KD इंटू डेट इक्विटी रेशियो इंटू D अपॉन E, यानी KO प्लस KO माइनस KD डिवाइडेड बाय इक्विटी इंटू डेट या इंटू D अपॉन E। क्लियर? आप इसको अपने नॉर्मल तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, EAS डिवाइडेड बाय इक्विटी वैल्यू। क्लियर? Next, proposition 3 is the cutoff rate for investment decision making for a given risk class is not affected by the manner in which the investment is financed. यानी कि KO के अंदर कोई चेंजेस हमारे यहाँ पर नहीं आएंगे। क्लियर बेटा? बढ़ो आगे। आइए, इसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल थोड़ा सा लंबा है इसलिए अगेन मैं इसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, और मेरी ओपिनियन भी यही है कि इस तरीके के क्वेश्चंस के आने के चांसेस नहीं के बराबर है। उसका सिंपल सा रीजन बेटा इतना सा है, क्योंकि ये बहुत लेंदी क्वेश्चंस है, हमारा पेपर MCQ बेस्ड है, इसलिए मेरी ओपिनियन में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। फिर भी अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो आप मेरे MM अप्रोच वाले वीडियो को यहाँ पर जरूर देखें। क्लियर? तो यहाँ हम ये चारों अप्रोचेस डिस्कस कर चुके हैं, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, ट्रेडिशनल एंड MM अप्रोच। अब इन्हीं सारी अप्रोच को हम फिर से डिस्कस करेंगे विथ टैक्स। आइए सबसे पहले देखते हैं अपन नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच विथ टैक्स। अब हम इसे देख रहे हैं, यानी इन दोनों ही केसेस के अंदर आपको KE गिवन होगा और अब साथ के साथ टैक्स रेट आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। टैक्स रेट अगर आपको अवेलेबल है तो उस केस के अंदर हम यहाँ कैसे वर्किंग करेंगे। वर्किंग के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, बस आपको टैक्स का इम्पैक्ट कंसिडर करना है। जैसे देखो यहाँ पर बेटा, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू इक्विटी प्लस डेट, सेम फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ इक्विटी EAS डिवाइडेड बाय KE, सेम फॉर्मूला है, लेकिन मीनिंग बदल गया। पहले हम EBIT माइनस इंटरेस्ट को EAS कह रहे थे, अब उसे आफ्टर टैक्स करेंगे। EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस T, डिवाइड कर देंगे हम इसे KE से, तो हमारे पास इक्विटी वैल्यू आ जाएगा। ओवरऑल कॉस्ट EBIT अपॉन वैल्यू होता था, इसे आफ्टर टैक्स कर दीजिए, EBIT इंटू 1 माइनस T डिवाइडेड बाय वैल्यू। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर आप यहाँ पर अपनी वर्किंग कर रहे हैं तो टैक्स का इम्पैक्ट दीजिए। टैक्स इनकम पर लगता है, तो जहां जहां इनकम वाले हिस्से आएंगे उन्हें आप आफ्टर टैक्स करके यहाँ पर वर्किंग करेंगे। क्लियर? आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। नेट ऑपरेटिंग और MM अप्रोच, इनकी भाषा ही बदल गई, इनकी अप्रोच ही बदल गई डेट के प्रेजेंस की वजह से। इन्होंने क्या कहा कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो उसकी वजह से हमारे फर्म की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी? मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको ये बात बताता हूं। 2 स्टूडेंट्स ने मेरे पास में आंसर सबमिट करा, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम आंसर है। एक को मैंने 10 नंबर दिए हैं और दूसरे को मैंने 12 नंबर दिए हैं।
10 वाले क्वेश्चन जिसको मैंने नंबर दिए उसकी राइटिंग वाहियात है, बहुत ही बेकार है। वाइल जिसको हमने 12 नंबर दिए हैं उसकी राइटिंग बेहद शानदार है, बहुत ही बेहतरीन। यानी अगर मैं यहाँ पर बात कहूँ कि भैया 10 नंबर तो सही आंसर के हैं जो हमने दोनों को दिए हैं। जिसकी राइटिंग अच्छी है, जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, उसको कुछ तो एडवांटेज मिलेगा। आ रही है बात समझ में? जितना एडवांटेज उसे मिलेगा वो उसकी एडिशनल वैल्यू को यहाँ पर इंडिकेट करेगा। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो फर्म है, एक फर्म जिसके पास डेट है और दूसरी फर्म है जिसके पास डेट नहीं है। तो बिजनेस तो दोनों ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो ऑपरेशनल पार्ट पर तो दोनों की वैल्यू उतनी ही रहेगी। लेकिन अगर किसी फर्म के पास डेट है तो वो डेट उसे टैक्स एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। क्लियर? तो इस वजह से उसकी वैल्यू थोड़ी सी एडिशनल होगी। तो अभी हम फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर वैल्यूज देखेंगे और तब डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है। सबसे पहले यहाँ पर हमने फॉर्म को दो कैटेगरी में बांट दिया, अनलीवर्ड फॉर्म एंड लीवर्ड फॉर्म। किसे कहते हैं बेटा अनलीवर्ड फॉर्म? ऐसी फॉर्म जिसके पास डेट नहीं है वो अनलीवर्ड फॉर्म कहलाएगी। क्लियर? और ऐसी फर्म जिनके पास में डेट है वो लीवर्ड फर्म कहलाएगी। अनलीवर्ड डेट नहीं है, लीवर्ड डेट है। तो हम सबसे पहले यहाँ अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। VU वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू EBIT इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय Q। EBIT इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय Q, सेम फॉर्मूला है। वहां तो के ही पड़ा था बेटा, यहाँ के और क्यू बराबर होंगे क्योंकि इस फर्म के पास डेट है ही नहीं। क्लियर? तो EBIT इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय क्यू करेंगे तो हमारे यहाँ पर अनलीवर्ड फर्म का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट लीवर्ड फर्म की वैल्यू, भैया अनलीवर्ड जितनी तो रहेगी क्योंकि ये भी बिजनेस वैसा का वैसा ही ऑपरेट कर रहे हैं। इनके यहाँ डेट है तो उस डेट की वजह से इन्हें टैक्स एडवांटेज और मिलेगा। तो देखिए फॉर्मूला VU प्लस D इंटू टी, डेट का टैक्स एडवांटेज हमने और जोड़ दिया। क्लियर? D स्टैंड फॉर डिवेंचर्स या डेट और T स्टैंड फॉर टैक्स रेट। ये फॉर्म की वैल्यू आ गई। अब अगर मुझे इसमें से इक्विटी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूं? इसमें से आप डेट की वैल्यू माइनस कर दीजिए तो आपके पास इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। और कोई क्यू पूछ ले आपसे तो क्यू निकालने का सिंपल तरीका है EBIT इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है? तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। एक एग्जाम्पल इसका जरूर देखेंगे अपन क्योंकि मेरी नजरों में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइए क्वेश्चन देखते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 12, कंपनी U and L आर आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट except that the former doesn't use debt in its capital structure, while the latter employs rupees 6 lakh of 15% debt. U और L दोनों आइडेंटिकल है हर तरीके से, except that the former doesn't use debt. फॉर्मर U के पास में कोई डेट नहीं है, यानी कि वो कौन सी फॉर्म है? अनलीवर्ड फॉर्म। एंड while the latter employ rupees 6 lakh of 15% debt, तो L के पास में 6 लाख रुपए का डिवेंचर से 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले, यानी कि ये हमारे लीवर्ड फर्म है। Assume that all the MM assumptions are met, tax rate 35%, EBIT 2 lakh, KE for unlevered company is 20%. What will be the value of firms U and L? तो सबसे पहले हमें U फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, अनलीवर्ड फर्म की। EBIT 2 लाख इंटू कर दें इसे 1 माइनस टी से, यानी 1 माइनस 0.35, डिवाइड कर दें इसे इसके KE से, यानी कि KO से 20%, क्योंकि जो KE है वही KO होगा कौन सी फॉर्म के अंदर? अनलीवर्ड फॉर्म के अंदर। क्लियर? तो यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू आई है उसमें D इंटू टी कर दे तो आपके पास फॉर्म का लीवर्ड फॉर्म का वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 12 इस अप्रोच से, इस चैप्टर से। आइए कुछ MCQs मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर रखे हैं, आप इन्हें ट्राई कीजिएगा।
किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं आपके डाउट्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ट्राई कीजिएगा। सैंपल बेसिस पर है ये आपके क्वेश्चंस। अगली वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर के अधूरे हिस्से के साथ में, यानी कि लेवरेजेस के लिए।